चलिए, गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। मैं मुकेश। दोस्तों, आज के आपके लिए लेकर आया हूँ 15 महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के प्रश्न। जी हाँ, जैसा कि प्रतिदिन आपके लिए मैं 15 महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों की विश्लेषण सहित व्याख्या लेकर आप पर उपस्थित होता हूँ। तो आज की क्लास भी आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं लेकर लाइव आ चुका हूँ। आप सभी साथी जो है इस वीडियो को सभी साथियों तक पहुँचाइए, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिएगा ताकि सभी साथियों तक यह वीडियो पहुँचे और सभी को इसका लाभ हो। चलिए फ्रेंड, क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिन साथियों को इस वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं वह टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर्च करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हमारे चैनल के समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएंगे। नहीं आता है, चलिए भाई देखिए, उसके लिए आप जो है टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, बिना स्पेस दिए दुर्गेश से सर्च करिएगा और टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइए। समस्त जानकारी आपको टाइमली वहाँ से मिल जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बाकी बातें आप सभी से होती रहेंगी। चलिए काशिफ चलिए सतीप महचू क्या है भाई। चलिए आज पहले क्लास शुरुआत करें, उसके बाद बातें करते रहते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। प्रश्न कह रहा फ्रेंड, चलिए आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। शोभा, साक्य, पिंकी, समस्त सभी साथियों को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, नमस्कार, राधे राधे समस्त साथियों को भाई फिर से गुड इवनिंग। हम चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फ्रेंड यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, वंचित बच्चों की बात कर रहे हैं। ऐसे बालक जो किसी कारणवश, वंचित बालक के बारे में सुनिएगा फ्रेंड, ऐसे बालक जो किसी कारणवश शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं या किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ, वह आर्थिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है, पारिवारिक कारण भी हो सकता है या शारीरिक कारण भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। किसी रीजन की वजह से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे बालकों को वंचित बालक कहते हैं। तो बताइए फ्रेंड, वंचित बालकों के लिए वंचित बालक जो है उनको उपस्थिति बनाए रखने के लिए कौन सा सर्वाधिक तरीका होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बी कह रहे हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए दिए जाए। सी भाई आवासीय विद्यालय खोलना। डी कह रहे हैं बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने वालों को कानूनन। चलिए इसको थोड़ा सा चलिए अब सारा ऑप्शन आपको ध्यान से देखना। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। चलिए अब देखिए ध्यान से। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने वाले को दंडनीय अपराध बनाया जाए, न देने वाले को दंडनीय अपराध बनाया जाए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपने आंसर कमेंट करिएगा कि सबसे सही ऑप्शन, सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। सभी भी साथी, जितने भी साथी जुड़े हैं, अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखें। चलिए भाई, उत्कर्ष सिंह जी, पिंकी ढाका जी, और उसके बाद आलिया, सोनू कुमार, मनीष, उत्कर्ष सिंह और सोनी शर्मा। चलिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन आ रहे हैं। ज़्यादातर साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं भाई। मंजू देवी ए कमेंट कर रहे हैं। सिया, चलिए बहुत बेहतर। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं सब लोग का जवाब बिल्कुल सही है। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए अब ध्यान से समझ लेते हैं क्यों वो लोग सही हैं और क्यों बाकी हमारे जो साथी हैं जो अलग अलग ऑप्शन कमेंट करें वो गलत है। इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि क्यों हमारे सी वाले ऑप्शन वाले साथी सही है। देखिए फ्रेंड, आवासीय विद्यालय खोलना इसका सही जवाब है, क्योंकि
होता क्या रीजन फ्रेंड कि अनुपस्थिति का रीजन क्या होता है कि जब वंचित बच्चे, जब उनको क्या होता है कि विद्यालय में उनके जैसा वातावरण नहीं मिल पाता है, विद्यालय में उनके अनुसार वातावरण नहीं मिल पाता है, तो वे क्या करते हैं, विद्यालय में अनुपस्थित होने का जो है विचार उनके दिमाग में आता है। यदि आप उनकी सुविधा अनुसार, उनके मतलब क्षमता अनुसार, उनके मतलब उनके व्यवहार के अनुसार आप विद्यालय, आवासीय विद्यालय की यदि स्थापना कर देते हैं, तो फ्रेंड जो अनुपस्थित होने का जो चक्र है, जो ये प्रक्रिया है, वह उसमें काफी हद तक जो है लगाम लगाया जा सकता है। तो सबसे सटीक विकल्प यही होगा फ्रेंड, आवासीय विद्यालय खोलना। क्योंकि फ्रेंड जो आवासीय विद्यालय होते हैं वह आश्रम की तरह होते हैं, जहां बच्चों के हिसाब से शिक्षा दी जाती है, कोई भी फाउंडेशन ज्यादातर नहीं लिया जाता है। और ये जो आवासीय विद्यालय खोलने का एक और बेनिफिट होगा, जो भी आवासीय विद्यालय खोला जाएगा वह वंचित बच्चों के आसपास खोला जाएगा। तो ये दो रीजन फ्रेंड उनके अनुपस्थित होने के जो है, उपस्थित होने के चांस को बढ़ावा देता है। जी हाँ, उपस्थित होने का सबसे सर्वोत्तम तरीका होता है, अनुपस्थिति को भी कम करता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे भाई, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ए, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और उसका कड़ाई से पालन करना। बी कह रहा संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना। सी कह रहे हैं शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिज्ञान। और डी कह रहा है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। बताए फ्रेंड कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने का सबसे अच्छा, चलिए विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें, बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए प्रीति कुमार, प्रीति, सोनाली, संजय जी ऑप्शन नंबर डी, सोनी, ब्यूटी, नेहा, रूपा, जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं सभी साथी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुँचे। जी हाँ, चलिए दीक्षा, आलिया और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए अपने आंसर। जी हाँ, हीना कुमारी, बहुत बेहतर। आते भाई क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव, मतलब फ्रेंड कहने का मतलब होता है कि बालक और बालिका में, लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव होता है उसी को हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, इसका जो सबसे सही, जो सब बचने का जो सर्वोत्तम उपाय फ्रेंड हुआ है ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान मतलब सर भली भांति से जानकारी। चलिए अनीता जी, मेरा नाम कभी नहीं लेते भाई, बिल्कुल लेंगे भाई आपका नाम, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सभी साथियों का नाम ले रहा हूं जिनका स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा है। जी हाँ, चलिए सभी का मैं नाम ले लूंगा भाई, ऐसी बात कोई नहीं है। सर मुझे डर लग रहा है कि सीटेड होगा कि नहीं, क्योंकि मैं 2 बार दे चुकी हूँ। चलिए भाई देखिए, सीटेड के लिए कल दुर्गेश सर ने एक आपको जो है मतलब उसके लिए जो भी अभी संभावनाएं बन रही है उससे संबंधित एक वीडियो आपको बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि होगी कि नहीं होगी। वैसे क्या है, क्योंकि सर ने जो बताया है कि दो स्टेट ने अभी अपना मतलब जारी किया है अपनी अधिसूचना, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हम इस समय कोई भी परीक्षा करवाने के फेवर में नहीं है अपने स्टेट में, चाहे कि दिल्ली और एक स्टेट और है उसका नाम मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि हम अभी परीक्षा करवाने के कोई भी प्रकार के मतलब हमारी औपचारिक तैयारी नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या सीटेट 5 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, होगा तो भी, नहीं होगा तो और भी टाइम मिल जाएगा हमको पढ़ने का। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी को मेंटेन रखिएगा, निरंतर पढ़ाई करते रहिएगा। यह मान के चलिएगा कि सीटेट 5 तारीख को ही होगा। ठीक होगा या ना होगा इसकी स्पष्ट जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। जी हाँ, दिल्ली एंड यूपी, जी हाँ मनोज कुमार प्रजापति जी, जी हाँ दिल्ली और यूपी 2 ऐसे स्टेट हैं, ये लोग कह रहे हैं भाई कि हम अभी किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन करने में औपचारिक तैयारी हमारी नहीं है। जी हाँ,
इसी वजह, क्योंकि सीटेट क्या होता है, यह सेंटर लेवल का एग्जाम होता है और पूरे सेंट्रल में यह इसका आयोजन किया जाता है परीक्षाओं का। पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी जो है इस परीक्षा को देते हैं, इसलिए प्रत्येक स्टेट की जानकारी, प्रत्येक स्टेट की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। जी हाँ, आते हैं फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब है। जब शिक्षक को भली प्रकार से लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों की जानकारी रहेगी, संज्ञान में उसके रहेगा, तभी वह लिंग भेदभाव से बच सकता है और अपने हिसाब से मतलब ऐसा वह व्यवहार प्रस्तुत करेगा जिससे कभी भी कक्षा में लिंग भेदभाव की उपस्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए उसको लिंग पक्षपात पूर्ण का जो पूरा व्यवहार है उसको समझना होगा, अच्छी तरीके से अपने संज्ञान में रखना होगा। सबसे बेहतर यह तरीका था कि शिक्षक को इस लिंग भेदभाव की जो प्रोसेस है उसको जानना होगा अच्छी तरीके से, कि मैं क्या करूं कि बच्चों में लैंगिक भेदभाव की उत्पत्ति न हो, ये सारी चीजें उसको जाननी चाहिए। चलिए, हीना कुमारी फतेहपुर सीकरी, चलिए फतेहपुर सीकरी आगरा से हूँ, आगरा की कोई हालत खराब है। चलिए भाई, तो हालत खराब है, पहले बहुत अच्छा, हर जगह की हालत खराब है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला बंद कह रहा है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? बताए फ्रेंड, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? एक, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। बी कह रहे हैं यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। सी कह रहे हैं यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। और डी कह रहा है यह वैयक्तिक भिन्नता को संतुष्ट करता है। बता फ्रेंड क्या होगा? शैक्षणिक क्षेत्रों को निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए बताए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सटीक होगा इसका? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। चलिए, शैक्षणिक निष्पादन, चलिए एक टर्म यहाँ पर आया फ्रेंड, उसको समझ लीजिए जरा सा। निष्पादन, निष्पादन का मतलब होता है फ्रेंड कि अपनी क्षमता के अनुसार किसी कार्य को अंत करना या समाप्त करना। क्षमता के अनुसार किसी कार्य को का अंत करना या समाप्त करना, यह होता है निष्पादन का अर्थ। जी हाँ, अब बताएं अपने आंसर। चलिए भाई, कोई दिक्कत हो गई, आपके विकल्प नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बताइए भाई क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चलिए अपने आंसर फटाफट लिखिए भाई। चलिए, तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह वैयक्तिक भिन्नता को संतुष्ट करता है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जो रुचियां होती हैं सबकी वह अलग अलग होती हैं। जी हाँ, रुचियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। इसी के आधार पर फ्रेंड क्या होता है, सबके कार्यों का अलग अलग क्या होता है बंटवारा, मतलब अलग अलग क्षमता के आधार पर फ्रेंड अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, वैयक्तिक भिन्नता इस बात का स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है कि प्रत्येक बालकों की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, तो प्रत्येक बालकों को उनकी रुचियों के अनुसार ही शैक्षिक कार्य देना चाहिए, जिसमें क्या हुआ रुचि लें और उस कार्य को भली भांति करें। या वही कह रहा है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन मतलब अपने कार्य समाप्त करने की क्षमता पर आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन को बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसा कार्य आप विद्यार्थियों को दीजिए जिस कार्य को वह आसानी से समाप्त कर सके, आसानी से पूरा कर सके, वही कहने का मतलब है। तो ऐसा कार्य क्या होगा फ्रेंड? जब उनके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर संतुष्ट करता हुआ कोई उन्हें कार्य देंगे, तभी वह क्या होंगे, इस कार्य को समाप्त कर पाएंगे, उस कार्य में रुचि लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपके कमेंट कहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो गई लगता है क्या? चलिए बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड? एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए? बताए फ्रेंड, एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस योग्यता में सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए? ए, परीक्षण करने की प्रवृत्ति में, बी, स्मृति में, सी, अनुशासित स्वभाव में और डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति में। तो बताइए फ्रेंड, किस योग्यता के लिए आप सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? अपने विद्यालय में, एक सशक्त विद्यालय में
अपने शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन योग्यताओं के लिए आप सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? जी हाँ, क्या आप, चलिए भाई, पुणे में यादव जी समझ में नहीं आ रहा है, बताइए भाई क्या समस्या हो रही है, जल्दी से बताएं। प्रश्न पर आते हैं। एक शतक विद्यालय में शिक्षकों को निम्नलिखित में से योग्यता, किस योग्यता को अपने शिक्षकों में बढ़ावा देना चाहिए कि वह इस योग्यता को धारण करे, इस योग्यता से सीखे? जी हाँ, परीक्षण कराने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव या प्रतिस्पर्धात्मक अभिरुचि? जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं अपने आंसर। ब्रजेश यादव जी गुड इवनिंग, आशीष गंगवार, चलिए सोनी, केशु राय और भी सभी साथी अपने आंसर फटाफट कमेंट करें भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बेहतर, राम निश्चल चौधरी जी ऑप्शन नंबर डी, दीक्षा ऑप्शन नंबर डी, नेहा मिश्रा जी ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें। अभी और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट फटाफट लिखें। चलिए राहुल सिंह जी, राहुल सिंह जी भाई स्वागत है आपका, स्वागत है आपका भाई बाल मनोविज्ञान की प्रैक्टिस सेट में। चलिए और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें। चिराग भारद्वाज जी, चलिए बहुत बेहतर। आते हैं प्रश्न फ्रेंड, देखिए कि सबसे पहले जिस कार्य को शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, चलिए भाई अविरल मिश्रा जी, तो देखिए भाई ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें सभी साथी बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, सही आंसर कमेंट करें। सुरेश कुमार जी प्लीज एक्सप्लेन द मोर डिटेल। चलिए भाई सुरेश कुमार जी सुनिए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को धारण करने में बढ़ावा देना चाहिए। आप सुनिए, अब प्रश्न उठता है फ्रेंड कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति क्या होती है फ्रेंड? तो प्रतिस्पर्धात्मक जो अभिवृत्ति होती है फ्रेंड, उसका यह लाभ होता है कि इससे क्या होता है, शिक्षक को निर्णय लेने में आसानी होती है। वो क्या होता है कि प्रतिस्पर्धात्मक दौर में क्या होता है, वह किसी भी समस्या का सबसे पहले हल खोजता है, किसी समस्या के लिए सबसे पहले हल खोजने का कार्य किया जाता है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति में। और यह गुण शिक्षक में परम रूप से होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और इस कार्य में इसके लिए इस योग्यता का सर्वाधिक रूप से बढ़ावा देता है जो है एक सशक्त विद्यालय। तो सबसे यही होता है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का मतलब होता है समस्या के लिए, समस्या समाधान के लिए कम समय में हल खोजना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे भाई, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार है। चलिए अब आया प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका एक से प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है क्यों? देखिए भाई सिंपल से प्रश्न आपको समझा दे रहा हूँ। जी हाँ, सिंपल सा प्रश्न आपको समझा दे रहा हूँ कि एक जो है मोनिका नाम की एक अध्यापिका है। जी हाँ, मोनिका नाम की एक अध्यापिका है। वह क्या करती हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कक्षा की राधिका से प्रश्न पूछती है। राधिका नाम की एक बालिका उनकी कक्षा में है, उससे प्रश्न पूछती हैं। वह उत्तर नहीं दे पाती है तो तुरंत वह अपने कक्षा के एक बालक मोहन के पास जाती है, मोहन से प्रश्न पूछती हैं। और मोहन भी यदि जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है और जवाब उसको नहीं आ रहा तो क्या करती है राधिका जो शिक्षिका है, वह क्या करती है, प्रश्न का भाषा बदल देती है, मतलब प्रश्न सरल कर देती है। वह ऐसा क्यों कर रही है, क्या इसका मतलब प्रभाव है? ये देखिए, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है। बी कह रहा है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। सी कह रहा है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। और डी कह रहा है अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तो बताइए फ्रेंड कौन सा सटीक ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए उमेश यादव जी, सर 5 जुलाई को सीटेट का पेपर होगा। चलिए उमेश यादव जी, जितने भी साथी अभी कमेंट कर रहे हैं कि सीटेट 5 जुलाई को होगा, उन सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। अभी सीटेट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सीटेट 5 जुलाई को नहीं होगा, इसलिए आप सभी लोग यह मान के चलिए कि सीटेट 5 जुलाई को होगा। उस स्तर से उसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। जी हाँ, जैसे ही सीटेट की तरफ से कोई भी सीबीएसई की तरफ से कोई भी सेंट्रल मतलब कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको सूचना मिल जाएगी और आप समझ जाएंगे कब होगा सीटेट का एग्जाम। ठीक है, इसलिए आप अभी मान के चलिए कि सीटेट का एग्जाम जो है वह 5 जुलाई को होगा, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से अभी साफ नहीं कहा गया है कि सीटेट 5 जुलाई को नहीं होगा।
इसलिए आप यह मान के चलिए कि सीटेट 5 जुलाई को होगा। आप सभी लोग उसी उद्देश्य से, उसी मेहनत के साथ, उसी जोश के साथ अपनी तैयारी करते रहिएगा। यह मान के चलिए सीटेट 5 जुलाई को होगा। आते हैं प्रश्न पर, अपने आंसर कमेंट करिए भाई, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, गेशु राय, राजेश्वर बिट्टू और भी सभी साथियों ने आंसर कमेंट कर भाई अपनी संख्या बढ़ाइए भाई, वीडियो को शेयर करिए सभी साथियों तक, वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा। संख्या आप लोग कम है, संख्या को बढ़ाइए। जी हाँ, संख्या आप सभी लोग अपनी बढ़ाइए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। रेगुलर प्रतिदिन का टाइम है फ्रेंड 6:30 पर, डेली 6:30 पर हम आपके साथ जुड़ते हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। जी हाँ, इसलिए सभी साथियों तक यह वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपके साथ कहता हूँ फ्रेंड कि प्रश्न तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्नों की भाषा समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने मेरे प्रैक्टिस के द्वारा पूरे प्रश्नों की भाषा समझ ली तो आप इसके द्वारा, इसकी सहायता से परीक्षा हाल में भी काफी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जी हाँ, जिस उद्देश्य से आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी में 30 लाने का जो लक्ष्य हम बनाए फ्रेंड, वह प्रैक्टिस सेट उसमें आपके जो है रामबाण का कार्य करेगा। जो है प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर आया हूं फ्रेंड, यह रामबाण का कार्य करेगा और हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। ठीक, जो हमने लक्ष्य बनाया इस बार सीटेट 30 में 30, इस बार सीडीपी 30 में 30, वह जरूर पूरा होगा जी। चलिए आते प्रश्न पत्र, चलिए भाई, ठीक है। चलिए देखिए, इसका जो सही जवाब फ्रेंड होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। वह ऑप्शन नंबर ए होगा कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, आप राधिका से प्रश्न पूछ रही हैं, राधिका को तो आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, उसके बाद जस्ट आप मोहन से जो है, या तो कह सकती मोहन, यहाँ भेदभाव की स्थिति एकदम सामान्य सी बात है कि आप मोहन नहीं जवाब दे पा रहा है, उसके बाद क्या कर रही हैं कि मोहन से कुछ सरल भाषा का प्रश्न पूछ रही है, कोई दूसरा प्रश्न पूछ रही है, उससे सरल भाषा में प्रश्न पूछ रही है। यह क्या है कि राधिका से क्यों नहीं पूछ रहे हैं ऐसा, क्योंकि शिक्षक का दायित्व होता है कि प्रत्येक बच्चों से वह समान व्यवहार करे। यदि वह प्रत्येक बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं करता है, समान अवसर नहीं प्रदान करता है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, वहां लिंग पूर्वाग्रह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लैंगिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वही काम कर रही हैं मेनका नामक अध्यापिका। इनका कर्तव्य क्या है फ्रेंड कि इनको कक्षा में समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो कार्य वह मोहन के साथ करें वही कार्य उनको राधिका के साथ भी करना चाहिए, तभी वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बच पाएंगी। जी हाँ, वह कार्य उनको मोहन के साथ जो कर रही है वह उनको राधिका के साथ भी करना चाहिए। यही स्थिति जन्म देती है फ्रेंड किसको, लैंगिक पूर्वाग्रह को। ठीक है, तो लैंगिक भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे आगे भाई, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में का ध्यान, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। भाई बताइए, सीखने के लिए आकलन सबका ध्यान रखता है, किसको छोड़कर? सीखने के लिए आकलन भाई ध्यान रखता है, सब बातों का ध्यान रखता है, किसको छोड़कर? वही ऑप्शन को चयन करना है। जी हाँ, ए विद्यार्थियों की त्रुटियों का, बी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का, सी विद्यार्थियों की क्षमताओं का, और डी कहना है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। बताइए भाई, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान रखता है सिवाय, किसको छोड़कर? वह समस्त बातों का ध्यान रखता है, बट नोटिस नहीं आता है इंग्लिश की क्लास का। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट, लर्निंग असेसमेंट, बताइए किसका ध्यान नहीं देता? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए बहुत अच्छा, मनीष, प्रिंसेस, पीयू और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें भाई, क्या होगा? डी। अविरल मिश्रा जी डी कमेंट कर रहे हैं, और भी सभी साथी अपने करें आंसर भाई, जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। संख्या आप लोग कम हो रही, संख्या को बढ़ाइए, संख्या 100 पहुंचाइए भाई, 100 से ऊपर ले जाइए संख्या, क्योंकि सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करिए। जी हाँ, टाइम एकदम निर्धारित है, 6:30 पर हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए वीडियो को सभी साथियों तक पहुंचाएं फ्रेंड। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए भाई। देखिए फ्रेंड, जो सीखने के लिए क्या होता है, आकलन होता है, वह समस्त बातों का आकलन करता है सिवाय किसी एक ऑप्शन को छोड़कर। वही आपको बताना है किसका आकलन वो नहीं करता है। जी हाँ, आते हैं भाई प्रश्न पर। देखिए, जो सीखने के लिए आकलन फ्रेंड और विद्यार्थी के अधिगम शैलियों का भी आकलन करता है। ठीक, अधिगम शैलियों का आकलन करता है,
विद्यार्थी की क्षमताओं का आकलन करता है और विद्यार्थी की आवश्यकताओं का भी आकलन करता है। इस समस्त बातों का आकलन मतलब क्या फ्रेंड, एक प्रकार का मूल्यांकन है। मतलब क्या कमी है, क्या क्या मतलब क्या चीज की कमी हो रही है, क्या समस्या, और इन सभी बातों का ध्यान रखना, ये सब आकलन करना होता है कि मतलब कैसे कार्य कर रहा है, कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, ये समस्त बातों की जानकारी रखना, ये आकलन होता है। अब यह क्या करता है, जो आकलन होता है फ्रेंड, वह विद्यार्थियों की त्रुटियों का आकलन नहीं करता है। तो इसी ऑप्शन को छोड़कर इन समस्त बिंदुओं का वह सीखने के आकलन के अंतर्गत समस्त बातों का ध्यान रखा जाता है, सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों को छोड़कर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये भी याद रखिएगा कि इन तीनों का क्या है, सीखने के आकलन के अंतर्गत इन तीनों का ध्यान रखा जाता है, विद्यार्थियों की अध्ययन शैलियों का, उनकी क्षमताओं का, उनकी आवश्यकताओं का। ये भी यहाँ पे प्रश्न आ जाते हैं कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए किसका ध्यान रखा जाता है, ये तीनों भी ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, त्रुटियों का ध्यान नहीं रखा। जब हम विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, देखिए 3 प्रकार से आकलन किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में 3 प्रकार से आकलन किया जाता है। एक अधिगम शुरू होने से पूर्व, मतलब पहले, उसके बाद एक बीच में अनुभव के आधार पर, और एक अधिगम शैली पूर्ण होने के बाद। 3 तरीके से आप आकलन कर सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सर हम पहले, जी हाँ बहुत बेहतर, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे थे सबका जवाब बिल्कुल सही था। इसी प्रकार से ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा। अविरल मिश्रा जी हो। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है भाई। चलिए अगला भी प्रश्न पेडागॉजी सेक्शन का है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, अपने आंसर ध्यान से कमेंट करिए फ्रेंड। चलिए पेडागॉजी सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बेहतर है प्रश्न है, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा। बस इसी तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए देखिए, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनागर परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। देखिए फ्रेंड, प्रश्न की भाषा समझ लीजिए, एकदम सिंपल है कि 2 बच्चे हैं, 2 जुड़वा भाई हैं, अनाथ आश्रम में पढ़ रहे हैं। उनको एक धनी परिवार के द्वारा, एक निर्धन परिवार के द्वारा गोद ले लिया जाता है। अब आप बताइए कि 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धि में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या जो धनवान व्यक्ति है उसकी बुद्धि लब्धि ज्यादा होगी और निर्धन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कम होगी, क्या कंडीशन होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कह रहा है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। बी कह रहा है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी परिवार वाला अधिक अंक प्राप्त करेगा। सी कह रहे हैं दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। और डी कह रहा है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़की की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बताए फ्रेंड क्या होगा इसका सही विकल्प। बिल्कुल मजेदार प्रश्न है, बस इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड कि क्या क्या कंडीशन होगी, क्या संभावनाएं दिखेंगी। उसको अवलोकन करने पर 1 वर्ष तक आप उन दोनों बालकों को अवलोकन करेंगे, उसके पश्चात क्या रिजल्ट मिलेगा, जल्दी से बताएं फ्रेंड। जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर भाई, क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं बहुत बेहतर। बस इसी तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फ्रेंड एकदम जाहिर सी बात है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सामाजिक आर्थिक स्तर का। चलिए भाई आप लोग जुड़े रहिएगा, कोई कुछ दिक्कत हो गई हम तुरंत आपके साथ जुड़ रहे हैं। लाइव का इशू हो गया है। चलिए जी हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो था वह है कि सामाजिक आर्थिक स्तर का बुद्धि लब्धि से कोई मतलब ही नहीं होता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि यदि कोई धनी बच्चा है वह अधिक मतलब अधिक बुद्धिमान होगा या कोई निर्धन बच्चा है वह अधिक बुद्धिमान है। ऐसा कोई मतलब इसका कोई भी आधार ही नहीं है। जिस बच्चों को जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा उसका पालन पोषण होगा, वह बच्चा उसी प्रकार से होगा। जी हाँ, जिस बच्चों को जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, जिस प्रकार का वातावरण उसको दिया जाएगा, जैसा उसके परिवार का एटमॉस्फेयर रहेगा, उसी प्रकार से उनका बुद्धि लब्धि होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई भी धन यहाँ प्रश्न नहीं उठता है फ्रेंड यहाँ पर बुद्धि लब्धांक पे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा में गलत न हो। ठीक है, हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। जी हाँ, आप लोग बने रहिएगा। जी हाँ, अभी हम आपके साथ हैं। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं।
चलिए भाई, आ गया। चलिए आगे प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धि का कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमने क्यों होगा, हमने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता समस्या समाधान समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ए, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। बी, समस्या में कथन अंतर्निहित रूप में दिया होता है। सी कह रहे हैं समस्या मौलिक होती है। और डी कह रहे हैं सही उत्तर प्राप्त करने में सामान्यतः एक उपागम होता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से बताएं फ्रेंड क्या होगा। चलिए कह रहे हैं कि समस्या समाधान उपागम, ठीक, समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। पहले एक फ्रेंड आया, एक टर्म आया पर उपागम, इसको समझ लीजिएगा। उपागम क्या होता है, देखिए कार्य करने का जो तरीका है फ्रेंड उसे ही उपागम कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा, कार्य करने का जो तरीका होता है इसको समझ लीजिए, उपागम कहेंगे हम कार्य करने का तरीका। किस प्रकार से आप कार्य को करते हैं इस तरीकों को उपागम कहते हैं। तो समस्या समाधान को में कार्य करने की जो तरीका होता है उसका विशेष चिन्ह क्या होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण के रूप में आधारित होती है। समस्या केवल संकेतों में अंतर्निहित होती है। समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए समानता। जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए एकता माथुर, शैलेश, कीर्ति सिंह जी और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करें भाई। क्या होगा इसका सही जवाब। जाहिद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई आते हैं प्रश्न पर। तो देखिए इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। मतलब फ्रेंड कहने का मतलब ये होता है कि जो भी समस्याएं दी जाती हैं उसके समाधान के लिए यदि आप प्रयास करते हैं, हल करने का तरीका ढूंढते हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, समस्या के कथन में संकेत अंतर्निहित। देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संकेत मतलब समस्या में फ्रेंड क्या होता है कि संकेतों के रूप में उसका हल दिया रहता है। यदि आप समस्या को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समस्या में उसका हल संकेत के रूप में अंतर्निहित होता है। समस्या में भी कहीं ना कहीं उसका हल छुपा रहता है। इसलिए सबसे जो सही जवाब होगा, सबसे जो विशेष चिन्ह होगा फ्रेंड वही होगा कि समस्या के कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे थे सभी लोग बिल्कुल सही है। जी हाँ, मतलब फ्रेंड कहने का यही मतलब है कि जब आप समस्या के हल करने का, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप सर्वप्रथम समस्या की कथन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई संकेत के माध्यम से उसका हल दिया रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए कह रहे हैं बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न पेडागोजी का, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा। एक कह रहे हैं प्रत्येक त्रुटि को सुधारने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। बी कह रहे हैं स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। सी कह रहे हैं यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं हो तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं भाई। चलिए थोड़े से बड़े यहाँ पर, चलिए चार ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा का एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बताए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक होगा कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से अपने आंसर करें, सिंपल एकदम होगा, बिल्कुल सिंपल है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करेगा।
क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें, जल्दी से बताएं भाई क्या होगा इसका सही जवाब। रश्मि सिंह और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? आलिया, नीतू, राहुल सिंह जी और भी सभी साथी, क्रांति वर्मा, नेहा मिश्रा और भी सभी साथी, अविरल, रूपा, चलिए ममता, जी हाँ जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें, क्या होगा इसका सही जवाब? सुधा वर्मा। चलिए भाई प्रश्न पर आते हैं। देखिए इसका जो सही जवाब फ्रेंड होगा, जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर टी कमेंट करिए, दीक्षा, सतीश, ये सब बिल्कुल सही है। राम, राज, जी हाँ, रूपा, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं सब लोग बिल्कुल सही है फ्रेंड। इसका जो सही जवाब होगा वो यह होगा कि यदि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं हो रहा होता तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। चलिए इसका मतलब क्या है फ्रेंड? यदि क्या होता है, यदि अध्यापक, आपका अध्यापक जो है, यदि बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में असफल हो जाता है तो पूरी व्यवस्था असफल हो जाती है। तो उसका परम दायित्व यह बनता है कि सभी जितने भी शिक्षक हैं उसका यह दायित्व बनता है कि सभी बच्चों के, देखिए यहाँ पर सभी बच्चों के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं होता है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। कि आप मतलब इस प्रकार से शिक्षक को आप नहीं रख पाए हैं जो प्रत्येक बच्चों की त्रुटियों को सुधार सके। क्योंकि शिक्षक का दायित्व क्या होता है? प्रत्येक बच्चों की त्रुटियों को सुधारे, जो गलतियां करें उनको सुधारे, जिस प्रकार से सीखते हैं उनको सिखाए, ठीक है, ऐसा उनको मतलब मोटिवेट करे, ऐसा प्रेरित करे कि वह भविष्य में गलतियां न करे, कि उनसे मुंह न मोड़े, उनसे भागे न, उनसे मतलब अपने आप पीछा न छुड़ाए, उनको ऐसा प्रयास करे, उनकी गलतियों को दूर करने का प्रयास करे। यदि वो ऐसा करने में सफल होता है तब तो ठीक है, नहीं होता है तो उसकी व्यवस्था क्या है? असफल है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ चलिए बढ़ेंगे आगे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? प्राथमिक कक्षा का एक मतलब एक कक्षा का है, उसमें सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। बी कह रहे हैं सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। सी कह रहे हैं विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। सी कह रहे हैं समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर अपने समूहों की अनुमति देनी चाहिए। बताइए भाई क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए कि एक शिक्षक को, प्राथमिक कक्षा का एक शिक्षक है, उसको अपने विद्यालय में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल प्रश्न है, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा। अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हुई है। चलिए प्रॉब्लम हो जा रही है क्लास में, आज दिक्कत हो जा रहा है ज़्यादा। चलिए फ्रेंड आज की इस क्लास में इतना ही हम करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि बार बार दिक्कत हो जा रहा है। तो कल का बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी लोगों के साथ वीडियो पहुँचाइएगा। और वीडियो के अंत में फ्रेंड अपने स्कोर जरूर कमेंट किया करिएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, कितना आपने गलत अटेम्प्ट किया, क्या आपको दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जी हाँ, पुनः आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय। जी हाँ चलिए कल पुनः आपसे मिलेंगे। जी हाँ चलिए बहुत बेहतर।